हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं हूं द ग्रैंडपा नेस्ट। ये फार्म आपने ऑलरेडी ही वीडियोस में देखा हुआ है। काफी इसकी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी हैं। और आप अनिल शर्मा जी को तो जानते ही हैं। 67 की एज में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप जो है वो ट्रैक किया है, कंप्लीट किया है अपने फ्रेंड के साथ। तो उनसे जानते हैं कि क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है उस ट्रैक के दौरान और क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की हैं एट द एज ऑफ 67। वीडियो को शुरू करता हूं मैं आपके साथ। तो अनिल जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने एवरेस्ट बेस कैंप जो है वो पॉसिबल किया 67 की एज में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो मतलब अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रहा। मेरे हिसाब से तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और एडवेंचरस दोबारा कभी मौका मिल पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट एंड आई वुड लाइक टू रिपीट by covering some of the smaller summits which probably can be equally interesting or even more interesting. I'm sure while I can aim for Everest, लेकिन लगता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि मेरा मन है, लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा असंभव है। सर, ये एवरेस्ट का ही आइडिया क्यों आया आपको? ये बड़ी विचित्र सी बात है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके साथ मैंने 57 साल एक साथ गुजारे हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ स्कूलिंग टिल टुडे। ही वंस कॉल्ड मी अप, एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ क्यों ना एक बार जाया जाए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो हम एक नया एक्सपीरियंस कर पाएंगे और दूसरा विल बी टुगेदर फॉर सम टाइम। और इससे ज्यादा अच्छा अवसर क्या हो सकता था। तो हमने जो मित्र हैं मेरे काठमांडू में, उनसे बात की तो उनकी बेटी स्नेह ने मुझे गाइड किया और एक ऐसे ऑपरेटर के साथ में कनेक्ट किया। हमारे पास में दो ऑप्शन थी। एक तो ये कि हम एवरेस्ट बेस कैंप पे सीधा काठमांडू से हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंचा जाए, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग के माध्यम से इसको कवर करें। एंड वी चोज द सेकेंड वन, कि मैंने कहा अगर हमने इकट्ठे रहना है तो 10-15 दिन हम इकट्ठे होंगे और एक पुरानी यादें और पुराना जो हमारा दोस्ताना था वो एक तरह से दोबारा से सामने आएगा। हालांकि मतलब लोगों ने कहा भी, भाई ये थोड़ी गलत उम्र है जिसमें तुम ये चीज अटेम्प्ट कर रहे हो, और ये इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल दैट इजी। सो वी न्यू दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वी सेड व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन, वी मे हैव टू कम बैक फ्रॉम इन बिटवीन। वो उस टाइम देखेंगे, और ये सोच के हम बस निकल पड़े। सर, आप पहले से ट्रैकिंग करते थे या ये आपने फर्स्ट टाइम ही इतना बड़ा चैलेंज लिया? मैंने ट्रैकिंग काफी की हुई है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, सैनिक स्कूल में, वहां पे बहुत रेगुलर ट्रैकिंग के प्रोग्राम बनाए जाते थे, स्पेशली ड्यूरिंग वेकेशंस। हम दोनों ने काफी ट्रैक्स इकट्ठे भी अलग अलग भी की। मुझे लगता है कि हमने स्कूल की वो सारी ट्रैक्स कवर कर ली थी जो वहां जहां जहां जाया जाता था। उसके बाद छोटे मोटे ट्रैक्स हमने कॉलेज टाइम में भी किए, लेकिन जब से सर्विस ज्वाइन की उसके बाद बहुत मुश्किल रहा। हम कभी जा नहीं पाए क्योंकि वी ऑल्सो नो कि इट गेट्स वेरी बिजी। बट नाउ आई मीन आफ्टर रिटायरमेंट वी स्टार्टेड द होल थिंग वंस अगेन। तो सर, आपकी फैमिली से जब आपने डिस्कस किया कि आप एवरेस्ट जाना चाहते हो तो उनका क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली आई मीन वो लोग स्पेशली घर वाले इतने एक्साइटेड तो नहीं थे जितने हम एक्साइटेड थे। उसका कारण है क्योंकि हर किसी के मन में थोड़ा बहुत फैमिली मेंबर्स में डर तो होता है। आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय वाइफ। शी हैज नेवर स्टॉप्ड मी, नॉट डिड शी स्टॉप दिस टाइम। शी सेड गो अहेड। उन्होंने भी लोगों से सुना था कि क्या कहते हैं थोड़ा टफ है, तो वो बीच बीच में कहती रहती थी कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, मतलब टफ होने वाला है और अपना पूरा ख्याल रखना। प्लस आई थिंक शी हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। Similarly, I mean, children surely didn't have any apprehensions. उनको तो क्लियर था कि टफ रहेगा लेकिन पापा कराएंगे। एवरेस्ट बेस कैंप का जो आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? ये कैंप का जो सफर है ये स्टार्ट होता है काठमांडू से, और काठमांडू से दो ऑप्शन होती हैं। एक आप लुकला डायरेक्ट चले जाएं या राम से होके चले जाएं। फर्स्ट डे हमने लुकला ही टच किया, और आप सबको बता दूं कि लुकला जाने का भी एक्सपीरियंस है। छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, और वो छोटे एयरक्राफ्ट के साथ साथ एयरपोर्ट भी उतना ही छोटा है। अंदाजा इसे देखा जाए तो जैसे 2 पिच होती हैं क्रिकेट की, उतना ही लंबा होता है। एंड
जो पायलट रहते हैं, जो एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। वो अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं कि बड़ी अच्छी सेफ लैंडिंग हो पाए। इसीलिए वहाँ पे मतलब दिन में कम से कम 10-12 फ्लाइट जो मैं जानता हूँ वो हो पाती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई वहाँ का मौसम कैसा है। सो फर्स्ट experience itself is very good. Your arrival at Lukla is very good. फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होती है, and the first place that you hit is at about 9,500 feet, which is called Manjo. From Manjo, then the next day you start traveling towards Namche Bazaar. From Namche Bazaar, you go to Tengboche. From Tengboche you go to Digboche. Digboche is roughly at about 14,000 feet. In between, you take a off because you would like to acclimatize yourself. जरूरी होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, सांस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टचवुड, बोथ मी एंड माई फ्रेंड कंटिन्यू टू बी गुड। फिर उसके बाद लबोचे के बाद गोरखशेख, और गोरखशेख को क्रॉस करने के बाद ही आप उसी दिन वो जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद आप एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचते हो। इस दौरान आप 9,000 से 20,000 की तरफ जब चलते हैं तो हर रोज आपका 7 से 8 घंटे का सफर रहता है। ये काफी टफ रहता है, मतलब इतना आसान नहीं होता। एवरी डे इज अ कंप्लीट चैलेंज बिकॉज आप अपस्ट्रीम भी जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम भी जा रहे हैं, आपका रास्ता भी इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ ट्रैक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना, आपका एक रास्ता बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ध्यान हमेशा सड़क पर होना चाहिए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट, किसी तरह की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और हम वहाँ पे रफली अबाउट घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे रहे, लोगों को भी एंजॉय करते हुए देख रहे थे, और मन में भी काफी खुशी थी। पहाड़ों को बहुत करीबी से देख रहे थे, जो वहाँ के आसपास ग्लेशियर्स थे उनको बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे, जिससे कि मतलब सब जो इतनी भी चीजें हैं वो अपने आंखों में संभाल लें, अपने माइंड में डाल लें, ताकि जब भी कभी इसके बारे में सोचे तो एक बड़ा अच्छा फील रहे। तो हमने वही किया। आई मस्ट से इट वाज अ मोमेंट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन वंस वी हैड रीच्ड देयर। सर, एवरेस्ट बेस कैंप का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? सबसे पहले तो वहां पहुंचने का जो मोमेंट है, जहां पे ये लिखा हुआ था कि एवरेस्ट बेस कैंप हमारे पीछे था। सेकंड, एक चीज बड़ी अच्छी जो सामने आई वो ये थी कि ये ग्रुप था, और उस ग्रुप में मतलब अलग अलग नेशन के लोग थे, और जब हम दोनों खड़े थे, मैं और मेरा मित्र फोटो खिंचवा रहे थे, हमारे हाथ में कुछ हमारे सेल्फ मेड कुछ पोस्टर्स थे जिनको हम हाईलाइट कर रहे थे, बेसिकली थैंकिंग आवर फैमिलीज एंड वो एक एंजॉयमेंट थी। तो उस ग्रुप ने एक तिरंगा झंडा निकाला जो हम होटल में भूल आए थे, तो उन्होंने अपना तिरंगा झंडा निकाला और उन्होंने हमें दिया। हमने उस तिरंगे झंडे के साथ अपनी फोटो खिंचवाई जो हमेशा हमें याद रहेगी। वो मोमेंट इसलिए ज्यादा सरप्राइजिंग था, सबसे अच्छा ये लगा कि उन लोगों के पास अपने कंट्री के झंडे के अलावा और भी झंडे थे। आई डोंट नो उनकी क्या साइकोलॉजी थी, उनके मन में क्या था और वो क्यों कैरी कर रहे थे, बट मुझे लगा कि शायद उनमें से उस ग्रुप में भी 1-2 इंडियंस थे, और वो चाहते थे कि जो हम अकेले बगैर फ्लैग के खड़े थे, तो हमको भी उन्होंने हमारा देश का तिरंगा झंडा दिया ताकि हम भी उसको अच्छी तरह अपने फोटोज के साथ में डिस्प्ले कर पाए। थर्ड मोमेंट ये थी कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि आज हम 57 साल जो हमारी दोस्ती के हैं वो हम ऐसे जगह पे आके मना रहे हैं जहां पे we will never be able to forget. So this again was the third moment. So there were various moments, but these 3 I thought were the best moments, when we reached there, and we felt very good about it. किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि ये ट्रैक जो है ये टफ हो रहा है आपके लिए, और आपने उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया? सबसे पहले तो मतलब जिस दिन हमने स्टार्ट किया था और हम अभी मिडवे ही पहुंचे थे, और जब हमको बताया गया कि अभी भी हमको 4 घंटे और चलना है, तो पहली मोमेंट तो वो थी जब ये लगा कि यार ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ये काफी टफ होने वाला है। सेकेंड, जब हम चलते रहे, मतलब 3-4 दिन हो गए और हम 7 दिन के बाद वहां पहुंच गए,
तब तो ये हो गया, अब ऑलमोस्ट रूटीन ही हो गया था, लेकिन टफ था। मतलब शाम तक तो हम बहुत थक जाते थे। जब हम एवरेस्ट बेस कैंप से वापस आए और हम गोरखपुर में सोए हुए थे और हमको अगले दिन काला पत्थर जाना था अर्ली मॉर्निंग, मतलब रफली अबाउट 4 o'clock। जब हम बाहर निकले तैयार होके तो हमने देखा वो तो पूरी जगह एकदम बर्फ से ढक गई है, सब कुछ सफेद सफेद है पूरा, ये तो ओवरनाइट ये होके गया मतलब। और उस समय भी इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब चलने लगे बर्फ के ऊपर तब लगा यार ये तो इतना आसान होने वाला नहीं है। When we would have just walked about 1 kilometer, then we realized we found people coming from the opposite side and they said there is no point going up, क्योंकि अब वहां से एवरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। But that was a moment of disappointment, but at the same time अब हमको ये समझ में आ गया कि आगे का रास्ता अब इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था और बर्फ पड़ रही थी। जब बर्फ पड़ती है तो उसके साथ साथ बारिश भी थी। फिर हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमको बताया, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगले 4-5 दिन ये ऐसे ही रहने वाला है। हमारी फ्लाइट भी जो लुकला से थी वो भी फिक्स थी ऑन फॉर अ पर्टिकुलर डे, जबकि हमारा आना तो बहुत अच्छा रहा है। वी हैड वॉक्ड इन द सनशाइन, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो अब ये क्या हुआ, अब ये एक नया बदलाव आ गया एंड इट वॉज एक्चुअली ट्रूली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो 4 दिन जो हम बारिश में और इनिशियली स्नो में जो हम चले, वो एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। इट कंप्लीटेड द होल थिंग। You know, how can a place that you go to which is so unique, how can it be so easy? मुझे लगता था, लेकिन surely enough, I mean, I think, life has to teach you that it is never a bed of roses. It is also a lot of thorns in the entire thing. I think overall, no regret, very good. I mean, it's just that, it was not goody-goody, as we had thought initially, but then, it was full of challenges and it was quite tough, I would say. Apart from this trek, आपको और कौन कौन सी चीजें जो हैं याद रहेंगी? सबसे पहले I would like to really give a lot of appreciation to the team that I had. हमारे साथ में हमारे जो शेरपा थे वो थे नीमा। उन्होंने एवरेस्ट को 4 बार क्लाइम किया था, 2 बार फ्रॉम द टिबेट साइड एंड 2 बार फ्रॉम द नेपाल साइड। So he was a very professional climber and a very very good guide. I mean, he would guide you for everything. और हमारे साथ में 2 हमारे पोर्टर थे, एक थे पसंग और एक थे नुआंग। दोनों के दोनों बहुत एक्साइटेड रहते थे, हमेशा मतलब हेल्प करने के लिए तैयार रहते। जब भी कभी ट्रैकिंग करते समय हमको कुछ मुश्किलात आती तो वो हाथ पकड़ते और हमें हेल्प करते। दूसरी चीज जो एक्साइटिंग थी वो था वो पूरा रास्ता, जिस रास्ते से हम जा रहे थे। जो ब्यूटी उस साइड है मेरे को नहीं लगता कि कहीं और होगी। जब मैं वहां पे पहुंचा, वहां के क्लाइमेट में जितनी फ्रेशनेस थी वो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। I mean, it was amazing. The mountains, we were walking in the mountains, the weather was so clear, the sunshine was so good, everything was extremely, extremely good. The good part was we had no problem, nor did we have any altitude sickness. Plus, बहुत छोटे छोटे विलेजेस थे जो रास्ते में थे और वहीं पे हम खाना खाते थे और खाने में भी पूरी वैरायटी मिला करती थी। तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि वेरी नेचुरल काइंड ऑफ लिविंग हम देख पाए, लेकिन बट इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग। सर, एट द एज ऑफ 67 आपने क्या क्या प्रेपरेशंस की थी इस ट्रैक के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हमारे मन में तो क्लियर था, हमारे पास में हमारे मित्र थे और हमारे पास में ये जज्बा था, हम इसको करेंगे तो जरूर और खुशी खुशी करेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि क्या कहते हैं, यू हैव टू बी फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब इन द सेंस आपको अपने आप को रेगुलरली कम से कम 20-25 हजार की ट्रैकिंग रोज करनी चाहिए। एवरेज में वहां पे 30 से 35 हजार स्टेप्स आपको रोज करने पड़ते हैं। तीसरी चीज है आपके पास में अपना जो गियर जो आपको चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शूज हैं, अपनी जैकेट्स हैं, अपने इनर क्लोथ्स हैं, हर चीज को इस तरह से मतलब तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि आपको किसी तरह से भी वहां पे कोई एक्सपोजर ना हो पाए। क्योंकि ठंड और ये सब कुछ में अगर सपोज आप ऐसी जगह पे जाके बीमार होते हैं तो आपको
प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे ध्यान रखने की होती है वो है कि आपका खाना बहुत ही सिंपल हो, शुद्ध शाकाहारी हो तो बहुत अच्छा। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो अभी प्लान कर रहे हैं एवरेस्ट के लिए, यंग भी हैं और जो आपकी एज के हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिसको भी मुझसे किसी तरह की कोई भी एडवाइस या कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरे को जरूर कांटेक्ट करें। मैं बगैर झिझक के आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगा इस बारे में और आपको जो भी मुझसे बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ एडवाइस वो मैं जरूर दूंगा। मेरी सबसे पहले एडवाइस सभी के लिए है कि आप ज़रूर प्रिपरेशन अच्छी करें। आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को वहाँ के लिए तैयार करना पड़ेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी। सेकंड, जो हमने बहुत बड़ी वहाँ पे सीख ली वो ये थी कि इट इज़ ऑल इन योर माइंड। आपने लक्ष्य बना लिया है और आपका डिटर्मिनेशन है, आपके माइंड ने क्लियर कर दिया है, तो आप उस जगह पहुंच जाओगे चाहे वो कहीं पे भी हो। इवन आई वुड से एवरेस्ट, इफ यू डिसाइड कि यू वांट टू conquer Everest, yes, it is possible and you can always do it. It's all a mind game. The second very important thing is you have to adapt yourself to the situation that you are in. For example, you don't have to be worried about doing your shave every day. You should take bath every day. हमको पहले 2 दिन हमको लगा यार ये कैसे होगा कि हम बगैर शेव के चलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम गंदे लगेंगे। जो हमारे साथ में शेरपा थे उन्होंने एक दिन एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे लगते हैं, ये जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। क्योंकि अगर आप इस उम्र में इतनी हाइट पे जाना चाहते हैं और ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो लोग भी उतने ही उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। और हमारे साथ ये कई बार हुआ कि लोगों ने हमसे रोक के पूछा कि सर एक बात बताएं आपकी उम्र क्या है। तो मतलब उनको भी अचंभा होता था, हमको भी अच्छी फीलिंग होती थी यार लोग हमको बाकियों से अलग समझ रहे हैं कि यार हम वाकई लगता है कोई तो कोई अचीवमेंट कर रहे हैं। ऊपर का दिखावा बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। तीसरी बात कि जिंदगी में अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। मतलब जैसे हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि गोरखशेक में जब हम वापस आएंगे रात को बर्फ पड़ जाएगी, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन सवेरे उठ के मतलब ये सब कुछ पाया तो एक तरह से बिल्कुल मतलब 360 डिग्री शिफ्ट हो गया फ्रॉम व्हाट वी हैड गॉन थ्रू व्हाइल वी वर गोइंग एंड व्हाट नाउ वी गो टू फेस व्हेन वी आर रिटर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कुडंट हैव गॉन बैक। आई मीन 4-5 दिन वहां पे भी हेलीकॉप्टर सर्विस बंद हो गई थी। हमारे पास में ट्रैक के करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं। बारिश में चलने के सिवा कोई चॉइस थी ही नहीं। पूरे कपड़े भीग जाते थे, हमारे जूते भीग जाते थे। रात को जाके जहां भी रुकते थे वहां पे उसको सुखाते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि these 3-4 things you have to be careful about. Be prepared mentally for all this. And I can assure you, it's going to be very, very enjoying. It's so joyful. It's so good. I mean, you feel so good once you reach there. You also feel good when you come back. I mean, we were really longing to come and share, our feelings with our family when we came back. So our coming back to Kathmandu and finally back to Delhi was something, very, very interesting. Very good. I mean, I think overall a great experience. You must attempt this. It's a lifetime experience. तो अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 67 की एज में आपने ये प्रूव कर दिया है कि नो एज इज टू हाई, और ये उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि अब उम्र हो चुकी है। आपकी ये होल जर्नी जो रही है उसने मुझे भी काफी इंस्पायर किया है, और मैं जानता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक है उनको भी काफी इंस्पायर किया होगा। एवरेस्ट की जर्नी रही है, उसको आप 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Yes, I think it was not a trek. It was actually a trail of determination and a strong will with a fair kind of direction from the mind. So thank you for being here. Thank you. Okay.